हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 1 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है भाषा और व्याकरण। इस पाठ में हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि भाषा जो शब्द है संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और इसका अर्थ है वाणी, वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। मनुष्य को पहले बोलना व लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है अपनी वाणी को व्यक्त करना। अपनी वाणी को, जो भी हम लोग बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना और लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों के द्वारा अपने भावों को या अपने विचारों को व्यक्त करता था। पर धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाना शुरू किया। कुछ चिन्ह बनाकर बताया करते थे वो लोग। पत्थरों और चट्टानों पर कुछ भी चित्र बना के, कुछ चिन्ह बना के कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। मनुष्य ने कुछ समय बाद अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना सीखा? लिखकर। इसी प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए, हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए, अपने मन की बात बताने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ही भाषा का जन्म हुआ और इसका विकास हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि बोलकर या लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त हम किसके द्वारा कर पाते हैं? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने थॉट्स को, जो भी हम लोग सोचते हैं, वो बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, मतलब समझते हैं। हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मनुष्य अपने विचार को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे लोग क्या करते हैं? उसे सुनकर या पढ़कर। जब बोलते हैं तो सुनकर और लिखते हैं तो पढ़कर समझते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालती हैं। उन ध्वनियों को बोली कहा जाता है और ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते, उसे बोली कहा जाता है। उनकी अलग अलग बोलियां होती है, जानवरों की, पशु पक्षियों की। और जो संकेतों द्वारा जो बात कहते हैं उसे भी भाषा नहीं कह सकते। संकेतों द्वारा, जैसे हम लोग कभी कभी संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, वो संकेतों द्वारा हम बात कब कर सकते हैं? जब कोई भी हमारे सामने हो, कोई व्यक्ति हमारे सामने हो, तो उसे हम संकेतों के माध्यम से, जैसे मना करना, रोकना, या फिर ऐसे थंब दिखाना, ऐसे करके बात कर सकते हैं। ट्रैफिक अंकल जो रहते हैं रोड पर, वो भी हाथ से इशारा करके गाड़ियों को रुकने का इशारा करते हैं। ऐसे संकेतों के माध्यम से बात की जाती है। पर ये किसके लिए प्रभावशाली रहता है? जो लोग सामने रहते हैं। जो लोग दूर रहेंगे उससे हम लोग संकेतों के माध्यम से बात नहीं कर सकते और हर बात को संकेतों के माध्यम से
नहीं बताया जा सकता है, और संकेतों के माध्यम से जो बात कही जाती है उसे भाषा नहीं कहा जाता है। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, देखिए यहाँ पर भाषा के दो मुख्य रूप कौन कौन से हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, बोलकर सामने वाला व्यक्ति बोलता है, मतलब कोई बोलता है और सामने वाला व्यक्ति सुनता है, मतलब एक जन बोलते हैं और एक जन सुनते हैं मौखिक भाषा में। और लिखित भाषा में क्या किया जाता है, लिखा जाता है और सामने वाला या फिर जो भी व्यक्ति उसे पढ़ता है वो समझता है कि क्या कहना चाहते हैं वो सब। मौखिक भाषा क्या है, बोलना और सुनना, और लिखित भाषा क्या है, लिखना और पढ़ना। मौखिक भाषा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे। मौखिक भाषा इसमें क्या बताया गया है कि बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो अपने परिवेश में अपने आसपास के लोग जो हमारे आसपास के लोग जो बातें करते हैं उसे सुनकर और सुनते हैं और बोलते हैं। इसी प्रकार हम मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम क्या करते हैं, बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया। यहाँ पर क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि मौखिक भाषा का कैसे उपयोग किया गया है। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में एक पक्ष हिंदी भाषा के पक्ष में बोल रहा है और एक हिंदी भाषा के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार मौखिक भाषा का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हम लोग स्पीच जो भाषण देते हैं उसमें भी मौखिक भाषा का उपयोग होता है। मौखिक भाषा का उपयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविज़न में किया जाता है। यहाँ पर मौखिक भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो बताया गया है। इसके बाद दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या बताया गया है कि जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए होता है, पत्र लिखने के लिए, तार, पुस्तक लिखने के लिए, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है लिखित भाषा का प्रयोग। और लिखित भाषा सीखने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, लिखना सीखना पड़ता है। अक्षरों का, वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर विशेष बात बताई गई है कि बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। बोलना और सुनना किस में आता है, मौखिक भाषा के अंदर आता है, और जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा में क्या करते हैं, लोग लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं, ये लिखित भाषा में आता है। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। बताया गया है कि संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कुछ भारतीय और विदेशी भाषाएं इस प्रकार हैं। ये पूरे संसार के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कुछ भारतीय भाषाएं
के बारे में यहाँ पे दिया है, भारतीय और विदेशी भाषाओं के बारे में। देखिए यहाँ पर भारतीय भाषाएं हैं केरल में मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। बंगाल में बांग्ला, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, मध्य प्रदेश में हिंदी, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। यहाँ पर विदेशी भाषाएं, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, कोरिया में कोरियन, जर्मन में जर्मनी, चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी, श्रीलंका में सिंहली, फ्रांस में फ्रांसीसी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। 14 सितंबर को 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के 4 कौशल हैं। या फिर ये भी बोल सकते कि भाषा को सीखने का उचित क्रम है, यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर सुनकर हम बोलना चालू करते हैं, बोलना सीखते हैं, बोलते हैं, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं और फिर लिखना। तो ये सही क्रम है भाषा को सीखने का। और भाषा के जो 4 कौशल हैं वो क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर बताया गया है कि बोली किसे कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, सामान्यतः उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे बोली कहते हैं। जब कोई भाषा सिर्फ बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब सिर्फ बातचीत करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है और वो किसी एक क्षेत्र में ही बोली जाती है और मतलब सीमित होता है, वो क्षेत्र सीमित होता है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। इनमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। ये जो बोलियां हैं इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। इसके बाद यहाँ पर लिपि के बारे में बताया है कि भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई है। भाषा को सुरक्षित करने के लिए मतलब जो लिखित भाषा होती है वो ज़्यादा प्रामाणिक होती है, उस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। इसलिए जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो सब जैसे किसी प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ घर लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो वो सब लिखित रूप में हम लोग लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है, लिखित जो डॉक्यूमेंट होता है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उस चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। इस भाषा को लिखने के लिए लिपि का जन्म हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को, जो राइटिंग स्टाइल है, भाषा के लिखने का ढंग है, उसे ही लिपि कहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं जिनसे लिपि बनती है। चिन्हों से ही लिपि बनती है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है, जैसे हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत जो भाषा है वो भारत की सबसे पुरानी भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। जो ज़्यादातर भारतीय भाषाओं की जननी है, मतलब जिससे अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ है, वो किसको माना जाता है? संस्कृत भाषा को माना जाता है। इसलिए संस्कृत के शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। यहाँ पर लिपि दी गई है और यहाँ पर है भाषा। लिपि है गुरुमुखी। किस भाषा की लिपि है ये? पंजाबी। लिपि है फारसी। भाषा किस भाषा की लिपि फारसी है? उर्दू। बांग्ला लिपि किसकी है? बांग्लादेश, मतलब बांग्ला की, बांग्ला भाषा की। लिपि है देवनागरी। भाषा कौन सी भाषा की देवनागरी लिपि है? मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, नेपाली। ये सारी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तमिल लिपि किसकी है? तमिल भाषा की। और रोमन लिपि है अंग्रेजी और जर्मन भाषा की। इसके बाद यहाँ पर व्याकरण के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर व्याकरण, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। जो भाषा के नियम होते हैं उसका ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। जो व्याकरण होता है उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, कैसे शुद्ध भाषा बोली जानी चाहिए, कौन सी भाषा अशुद्ध है, भाषा को लिखने का और बोलने का क्या नियम है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? भाषा के जो हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उससे हिंदी भाषा के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिया गया है। इसे ध्यान से पढ़ना है तो समझ में आएगा कि ये क्यों अशुद्ध है और ये शुद्ध है। देखिए यहाँ पर घोड़ा दौड़ रही है, ये क्या है? यहाँ पर लिंग में मिस्टेक किया गया है, गलती की गई है। घोड़ा दौड़ रही है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? घोड़ा दौड़ रहा है आएगा यहाँ पे, क्योंकि घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य है मैंने यह काम नहीं करना है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? मुझे यह काम नहीं करना है। मैंने नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मुझे। विराट खेलता है क्रिकेट, ये भी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध कैसे लिखेंगे इसको? विराट क्रिकेट खेलता है। ठीक है, विराट क्रिकेट खेलता है, इस प्रकार ये शुद्ध वाक्य लिखेंगे। यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी, दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि है। दूसरे वाक्य में क्या है? शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि है। तथा तीसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं। ये पहले वाक्य में क्या गलत है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि है। शब्द यहाँ पे मैंने नहीं आएगा, क्या आएगा? मुझे। और तीसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी, मतलब यहाँ पहले विराट आएगा, ये क्रिकेट जो लास्ट में लिखा है वो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगा, खेलता थर्ड नंबर पे, और है जो है वो एंड में आएगा, लास्ट में। तो यहाँ पर क्या गलती है? पद को क्रम में नहीं रखा गया है, वो गलती है इस वाले वाक्य में। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं यहाँ पर। इन सभी अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण के द्वारा ही चलता है। इन सभी अशुद्धियों का पता हमें किसके द्वारा चलता है? पता चलता है हमें व्याकरण के द्वारा पता चलता है। व्याकरण ही हमें बताता है कि किस प्रकार हम सही वाक्य पढ़ें, बोलें और लिखें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है
जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। भाषा और व्याकरण, इस पाठ में हमने सीखा कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा है लिखित भाषा। बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है। बोली क्या होती है? एक क्षेत्र तक सीमित होती है और बोली में कभी साहित्य नहीं लिखे जाते। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत क्या है? भारत की प्राचीनतम भाषा है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। इसके बाद हम अभ्यास पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है? क्या भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र में? कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। संस्कृत क्या है? भारत की प्राचीनतम भाषा है। बोलना और सुनना भाषा के किस रूप के अंतर्गत आता है? बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मौखिक भाषा के कोई दो उदाहरण बताइए। तो मौखिक भाषा के दो उदाहरण क्या होगा? जैसे रेडियो और चर्चा करना, भाषण देना और वाद विवाद करना। मतलब दो उदाहरण पूछा है। हम लोग इतना सारा पढ़े नहीं, ये टेक्स्ट बुक में हम लोग ये सब याद रखना है। एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है। वीडियो में आप लोगों को अच्छे से सीखने मिला होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।